अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती हुकूमत जल्द ही तेलंगाना की मुकम्मल तरक्की के लिए मेगा मास्टर प्लान 2050 जारी करेगी। रियासती हुकूमत ने मुफ्त बिजली स्कीम के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी किए हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि निज़ामाबाद में कौमी टर्मरिक बोर्ड कायम किया जाए। मरकजी हुकूमत और किसान लीडर्स के दरमियान चौथे दौर की बातचीत आज शाम चंडीगढ़ में होगी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत जल्द ही तेलंगाना की मुकम्मल तरक्की के लिए मेगा मास्टर प्लान 2050 जारी करेगी। इस मंसूबे में 3 अहम शोबों शहरी, नीम शहरी और देही तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। हैदराबाद के नानकरामगुड़े में तेलंगाना स्टेट फायर सर्विसेज के नए हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करने के बाद जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत पिछली हुकूमतों की तरक्याती पॉलिसियों को जारी रखेगी। उन्होंने निशानदेही की कि पिछले 30 वर्षों में हैदराबाद में मुसलसिल तरक्की की है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, वाईएस राजशेखर रेड्डी और चंद्रशेखर राव जैसे कायदीन ने हैदराबाद की तरक्की में ताउन दिया है। वज़ीर आला ने पिछली हुकूमतों के तरक्याती कामों को जारी रखने का ऐलान करते हुए यकीन दिलाया कि शहर की तरक्की को तेज़ करने के नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने मुफ्त बरक़ी स्कीम की अहलियत के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी किए। हुकूमत ने गृह ज्योति स्कीम से इस्तेफादे के लिए आधार कार्ड को लाजमी बनाया है। हुकूमत इस स्कीम के तहत अहल खानदानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का इरादा रखती है। रहनुमा हिदायत के मुताबिक आधार के इस्तेमाल से खदमात से फ़ायदा उठाने में सहूलत होगी। इसके अलावा तस्वीर के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर शिनाख्ती कार्ड, मनरेगा कार्ड, किसान फ़ोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी गजेस्टेड ऑफिसर की जानिब से जारी दस्तावेज़ भी दाखिल की जा सकती है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली फ्राहम करना असम्बली चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस पार्टी का एक अहम वादा था। साउथ सेंट्रल रेलवे ने जल्द ही 30 खुसूसी गैर रिजर्व ट्रेनें चलाएगी ताकि मेडारम, समक्का, सारालम्मा यात्रा के लिए अकीदतमंदों के हजूम के निपटा जा सके। ये ट्रेनें 5 मुख्तलिफ मकामात से वरंगल तक चलाई जाएंगी, जो 21 फरवरी से शुरू होने वाली यात्रा के लिए सबसे करीबी स्टेशन है। ये खुसूसी ट्रेनें सिकंदराबाद, आदिलाबाद, खम्मम, निज़ामाबाद और सिरपुर कागज़नगर से चलाई जाएंगी और वो रास्ते में तमाम बड़े स्टेशन पर रुकेंगी। 12वीं मेलान बहरी मशक़ें कल से शुरू होंगी और इसी महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगी। विशाखापट्टनम में होने वाली इन मशक़ों में 50 से ज़्यादा मुल्क हिस्सा लेंगे। इन मशक़ों का मौजू एक महफूज समंदरी मुस्तक़बिल के लिए बहरी इत्तेहाद है ताकि समंदरी फ़ौजों के दरमियान ताउन को मजबूत किया जा सके। इन मशक़ों में एक समंदरी पेट्रोलिंग तैयारा और 2 मुल्क के 15 जहाज़ों के अलावा हिंदुस्तानी बहरिया के तकरीबन 20 जहाज़ हिस्सा लेंगे। मशक़ों में MiG-29 के और P-81 के बेशुमाल तकरीबन 50 हवाई जहाज़ और विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे तैयारा बरदार जहाज़ हिस्सा लेंगे। बैलान समंदरों की सिक्योरिटी बढ़ाने, समंदरी तिजारत की हिफाजत को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में ख़यालात के तबादले का एक प्लेटफॉर्म है। रियासती वज़ीर ज़राअत तुमुला नागेश्वर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो निज़ामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड कायम करें। वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखते हुए वज़ीर ने ज़िले के एहतजाजी किसानों से इनके वादे को याद दिलाया कि वो हल्दी बोर्ड कायम करेंगे। वज़ीर ने कहा कि वहाँ टर्मरिक बोर्ड कायम करने के लिए गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इसके लिए कोई बजट जारी नहीं किया गया, न ही कोई जगह मुख्तस की गई। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि बोर्ड के ताल्लुक से क़तई फ़ैसला किया जाए। मरकजी हुकूमत और किसान कायदीन के दरमियान चौथे दौर की बातचीत आज चंडीगढ़ में होगी। जुमेरात की शाम तीसरे दौर की बातचीत हुई, जो अंदाज़न 5 घंटे जारी रही और जुमा की सुबह ख़त्म हुई थी। मरकजी वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कल मीडिया को बताया कि अगली मीटिंग आज शाम होगी और किसानों के मसाइल का पुरअमन हल निकाला जाएगा। किसान कायदीन के साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने भी तीसरे दौर की मीटिंग में हिस्सा लिया। इन्हें उम्मीद है कि मसले का कोई हल तलाश किया जाएगा। हिंदुस्तान के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने आज कहा है कि हिंदुस्तान अगले 3 दौरों में 9 से 10% शरह तरक्की के साथ 2047 तक $35 ट्रिलियन की मैशियत और 2030 तक
$10 ट्रिलियन की मैशत बनने का इरादा रखता है। मुंबई टेकवेक के पहले इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान सनतकारों को मसनूई ज़हानत, लॉजिस्टिक, सेहत और तालीम जैसे शोबों पर तवज्जो दें। कांत ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने कोविड के दौरान 2.2 बिलियन टीके दिए। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज बेंगलुरु ओपन ATP 2024 चैलेंजर टूर जीतने पर रामकुमार रामनाथन और साकित मैनेनी को मुबारकबाद दी। ये इनका मुसलसिल दूसरा डबल्स खिताब है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ठाकुर ने कहा कि इनके दरमियान तालमेल के जरिए उन्होंने डबल्स के शोबे में अपना गैर मामूली मुजाहरा बरकरार रखा और गलबा हासिल किया। हिंदुस्तान ने तीसरे क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 434 रन से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की टीम 557 रन के बड़े निशाना का पीछा करते अपनी दूसरी इनिंग में सिर्फ 122 रन पर आउट हो गई। राजकोट में खेले गए मैच के चौथे दिन हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग 4 विकेट पर 430 रन पर डिक्लेयर की। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स के दौरान रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। इस मैच में रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरियां बनाई। यशवी जायसवाल ने डबल सेंचुरी स्कोर की। पहला मैच खेलने वाले सरफराज खान ने दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाई। बॉलिंग के शोबे में जहां रविंद्र जडेजा ने दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिए, पहली इनिंग्स में मोहम्मद सिराज और अश्विन ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। स्कोर इस तरह रहा: हिंदुस्तान 445 और 4 विकेट पर 430, इंग्लैंड 319 और 122 रन बनाए। सरफराज खान डिबोटेस की दोनों इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे हिंदुस्तानी बल्लेबाज बन गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी की दुकान बंद। इंतखाबी बॉन्ड्स स्कीम, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी कहा जाता है, इस पर पाबंदी लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौरी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम है। इस फैसले का न सिर्फ सियासी जमातों को मिलने वाले अतियात और उसके तरीक़ों पर फौरी असर पड़ेगा, बल्कि इसने सियासत में शफाफियत और जमहूरियत में आवाम के हक़ मालूमात की भी अहमियत को भी वाज़ेह कर दिया है। ये स्कीम 2 जनवरी 2018 को बीजेपी क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत लाई थी, जिस पर शुरू से ही एतराज़ किया जा रहा था और कई बार इसकी खामियों की तरफ भी निशानदेही की गई, मगर मोदी हुकूमत मुतरदीन को खातिर में लाने को हरगिज़ तैयार नहीं थी और हमेशा स्कीम का दिफा किया, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को ही हो रहा था। हालांकि इस स्कीम में सियासी जमातों को फ़ंड देने के अमल में गैर शफाफियत का अंसर साफ तौर पर झलक रहा था। इसमें कॉरपोरेशनों और अफराद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर सियासी पार्टियों को गुमनाम तरीके से रकम अतिया करने की इजाज़त दी गई थी। मोदी हुकूमत ने इस स्कीम की राह हमवार करने के लिए मुख्तलिफ क़वानीन जैसे अवामी नुमाइंदा एक्ट 1951, कंपनी एक्ट 2013, इनकम टैक्सेस एक्ट 1961 और FCRA 2010 में तरमीम की। तरमीम से कबल किसी भी कंपनी को अपने मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा हद 7.5% बतौर बॉन्ड अतिया करने की इजाज़त थी, मगर इसमें तरमीम करके इसकी हद बढ़ाकर मुनाफे का 100% अतिया करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के वाइट पेपर के जवाब में BRS की फैक्ट शीट जारी। साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस क़यादत ने असम्बली इजलास से अवाम की तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश की। आज यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के कंट्रोल को KRMB के हवाले करने से गुरेज करने के बजाय कांग्रेस हुकूमत ने BRS के खिलाफ महाज खोल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से हुकूमत पर दबाव डालने के बाद ही असम्बली में उन्होंने प्रोजेक्ट को KRMB के हवाले न करने की करारदाद मंजूर की। हरीश राव ने कहा कि 6 ज़मानतों पर अमलावरी के हवाले से हुकूमत के रवैये का पर्दाफाश कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से असम्बली में पेश किया गया वाइट पेपर को गलतियों का परिंदा करार देते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस अपने ही हाथों खुद को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ है। उन्होंने मजीद कहा कि असम्बली में हुक्मरान जमात और अपोजिशन को मुतवाज़िन होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने अपोजिशन की आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस के वाइट पेपर के खिलाफ BRS की तरफ से हक़ाइक़नामा फैक्ट शीट जारी किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर रियासती हुकूमत की तरफ से असम्बली में वाइट पेपर जारी करने के बाद आज एक हक़ाइक़नामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मुतालिक यही हकीकत है, जिसमें कालेश्वरम के जुमला तफसीलात को पेश किया गया। अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ रखने पर विश्व हिंदू परिषद बरहम, पहुँच गई अदालत। जानिए क्या है पूरा मामला। तासुब का मुजाहरा अब इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल में अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ पिंजरे में रखने पर विश्व हिंदू परिषद को शदीद एतराज़ है। सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में इन दोनों शेरों को एक पिंजरे में रखा गया, जिस पर VHP ने न सिर्फ शदीद एतराज़ किया बल्कि वो इस मसले को लेकर सीधे अदालत पहुंच गए। कोलकाता हाईकोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ रखने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। इस मुकदमे की समाअत 20 फरवरी को होगी। इस केस में रियासत के महकमे जंगलात के हुकाम और बंगाल के सफारी पार्क के डायरेक्टर को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब महकमे जंगलात के हुकाम ने कहा कि शेरों को हाल ही में त्रिपुरा के सिपाहिजाला ज़ूलॉजिकल पार्क से मुंतकिल किया गया और 13 फरवरी को सफारी पार्क पहुंचने पर इनका नाम नहीं रखा गया। VHP इस बात को लेकर नाराज़ है कि अकबर एक मुग़ल शहंशाह था
और सीता का हिंदू देवी के तौर पर एहतराम किया जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी के अमले की हरासानी से तंग आकर शौहर और बीवी की खुदकशी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके केसरा में एक जोड़े ने क्रेडिट कार्ड कंपनी के अमले की हरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। इस जोड़े ने अपने 2 बच्चों को नानी के घर भिजवा कर इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 48 साल सुरेश अपनी बीवी 45 साल भाग्या और 2 बच्चों के साथ केसरा इलाके में रहता था। ये जोड़ा माली तौर पर काफ़ी परेशान था और उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए की रकम बतौर कर्ज हासिल की और कर्ज की रकम अदा न करने पर कंपनी का अमला इन्हें हरासा कर रहा था। 2 दिन कबल कंपनी के कुछ लोग इनके घर पहुंचकर रकम की अदायगी के लिए काफ़ी हंगामा किया, जिससे पड़ोसी जमा हो गए। इस वाक़े पर बेइज्जती महसूस करते हुए शौहर बीवी ने खुदकशी का फैसला किया। कल रात उन्होंने अपने बच्चों को यह कहकर नानी के घर भेज दिया कि वो कुछ देर बाद वहाँ आएंगे। बादशाह उन्होंने इज्तिमाई तौर पर जरासीम कुछ दवा पी ली, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। इंतहाई इक़दाम से कबल उन्होंने खुदकश नोट छोड़ा, जिसमें इंतहाई इक़दाम की वजह माशी परेशानियां बताई गई। एरागड्डा में फर्नीचर गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रात 12:30 बजे एरागड्डा म्यूर गार्डन फंक्शन हॉल के पास फर्नीचर गोदाम में लगी भयानक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर संत नगर पुलिस पहुंचकर फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया और बड़ी मशक्क़त के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकबर अली खान की ये रिपोर्ट। भैया आप हट जाइए। और एक गाड़ी आने का चांस नहीं है सर। आ रहे बोल दिए आ रहे। अच्छा आपसे पहले ही मालूम है। हाँ वो तो करेक्ट। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से हल्के टोली चौकी हकीमपेट में तकवा टेलरिंग सेंटर का एहतमाम किया गया। अपने घर वालों और बच्चों की मदद के लिए ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी करने तकवा टेलरिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। तकवा टेलरिंग सेंटर शुरू हो चुका है। 4 महीने पहले 40 ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग क्लासेस शुरू की गई, जिनमें 25 ख़वातीन को तरबियत के बाद टॉपर सर्टिफिकेट मिला। इस ट्रेनिंग में माबाकी ख़वातीन पर प्रैक्टिकल टेस्ट में पास हैं। आज मस्जिद तकवा टोली चौकी में तक़सीम इस्नाद और सलाई मशीन की तक़रीब मुनाक़िद हुई, जिसमें शेख शफीकुर रहमान सदर अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद, शेख अब्दुल गनी नायब सदर हैदराबाद व सिकंदराबाद, तकवा मस्जिद कमेटी के सदर शेख नवीद, तकवा टेलरिंग सेंटर के इंचार्ज शेख मोहम्मद सूफ़ी और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर तक़वा मस्जिद में ये सेंटर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है हम लेडीज़ के लिए, और यहाँ पर बहुत से चीज़ें सीखने के लिए मिले हैं। घर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद हमारे कपड़े सी ले रहे हैं और बहुत फौजिया बाजी बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पर सीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी कुछ कोर्सेज़ करा रहे तो वो भी हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि तक़वा टेलरिंग सेंटर ने हमारे लिए इतनी बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि हमारे ज़िंदगी में एक और हमें हुनर सीखने का मौका मिला है। हमारे तक़वा टेलरिंग सेंटर के जो हज़रात हैं जो हमारे लिए बहुत मेहनत किए हैं, उनको मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिसने हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन उस्ताद का इंतज़ाम किया है। हमारे फौजिया बाजी जिन्होंने हमें बहुत ही मेहनत से सिखाया है, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं वो और बहुत ही मदद करते हैं हमारी कि हम बहुत अच्छे से सीखें। बहुत जज़ाकल्लाह खैर।
रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से संगारेड्डी के MM क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में एक बिजनेस एक्सपो रखा गया, जिसमें कई बिजनेस स्टॉल लगाए गए। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2017 में कौमी सतह पर कायम किया गया। आज के प्रोग्राम में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तेलंगाना के रियासती सदर यूसुफ अली खान, बाबा मोहिउद्दीन रियासती मेंबर और सेक्रेटरी मेंबरशिप प्रमोशन ड्राइव, मीर अब्बास अली रियासती वाक़ियात कोऑर्डिनेटर, शेख वसीउद्दीन सदर संगारेड्डी और संगारेड्डी इवेंट इंचार्ज, रिफा मेंबर्स ने TNT न्यूज़ के खुसूसी नामानिगार से बात करते हुए तफसीलात बताई। ये तेलंगाना स्टेट का तीसरा बिजनेस एक्सपो है और आगे भी एज ए बिजनेस एक्सपो तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मुनाकिद किए जाएंगे। 600 रुपये बेच रहा है उसके पास जाएंगे। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो हम अपने बिजनेस को जो है ना हम बेहतरीन अंदाज में जो है ना चला सकते हैं। पहली चीज बिजनेस में जो है ना हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसके बाद गुड क्वालिटी देना चाहिए, तो बिजनेस जो है ना बराबर जो है ना फलता फूलता है। मैं इसी बात को अपनी बात खत्म करते हुए जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। उनको 5,000 से 1 लाख तक का मुराबाहा बिजनेस फाइनेंस किया जाता है और इंटरेस्ट फ्री डिमांड लोन भी उनको फराहम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते होंगे पहले DD1 चैनल था, अब 360 चैनल है टीवी में। निर्मा जो सक्सेस हुआ DD1 से सक्सेस हुआ, आज सैयद जुबैर खड़ा है, रिफा की तरफ से खड़ा है। जब रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैसूर को ऐलान करे तो सबसे पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला मैं, और हैदराबाद तो दावत एक्स्ट्रा में सबको बोले चला मैं, या तो तुम्हें आओ या तो सेपरेट इनकम में बना तुम लोग को। 25,000 रुपए से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिफा के जरिए से जुड़ने के बाद हमारी कंपनी 30 लाख के करीब का कम्प्लीटली हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो रिफा के जरिए से हुआ। जो बिजनेस एक्सपो बिदर के अंदर हुआ था, वहाँ पर हमारी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर हमारा स्टॉल था, बिजनेस स्टॉल था। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में माशाल्लाह से हम लोगों को बिदर में डीलर मिले, हालकी का डीलर मिले। वहाँ एक सुपर स्टॉकिस्ट है हमारे कर्नाटक के अंदर। बहुत बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमारे रिफा के जरिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल अजीम, डायरेक्टर ऑफ इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इंसात रियल एस्टेट फील्ड से है, जो कि कंस्ट्रक्शन अप्रूव लेआउट एंड अपार्टमेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स करती है। 2018 से ये फील्ड में हम लोग, और माशाल्लाह रिफा के इस प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट किया है ये साल, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है हमारे को। रिफा के इस प्रोग्राम में हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, जो कि हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग भी मिली है, और कई सारे B2B जो रहते हैं, लेबर सप्लायर है और मटेरियल सप्लायर जो है, उनसे भी हमारे कॉन्टैक्ट्स पे। इंशाल्लाह आगे काम करेंगे हम इस पर, अल्लाह इत्तेफाक रखा, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में 20 स्टेट्स में काम कर रहा है। उसी तरीके से तेलंगाना में यूसुफ अली खान साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, और उसकी एक टीम है पूरी, जिसका जो है इवेंट्स एंड एक्सपो और समिट्स का जो है जिम्मेदार मैं हूँ। और ये जो है तेलंगाना की इस वक्त की जो है तीसरी जो है एक्सपो है। इससे पहले 2 एक्सपो हम हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो ये संगारेड्डी में जो है इस वक्त पे जो एक्सपो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, इसमें 60 स्टॉल्स हम यहाँ आए हैं। वैरायटी ऑफ बिजनेस यहाँ पर इस वक्त पे यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि प्रोडक्शन के इंडस्ट्रीज के लोग भी है और ट्रेडर्स भी है, तो दूसरे भी एरियाज से यहाँ पर लोग आए हैं, जैसे कि बिदर से आए हैं और दूसरे अजला से, जैसे कि आपके ज़हीराबाद है और कोहिर वगैरह से भी यहाँ पर लोग जो है स्टॉल लगाए हैं। हमारा रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का मकसद ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें, नौजवानों को ये बताएं कि बिज़नेस जो है में किस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट करना है, स्केल अप करना है और इसको सेट करना है। ये सारी चीज़ों का जो है हम रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस वक्त पे आज 18 फरवरी को जो MM क्लासिक गार्डन में जो ये एक्सपो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब एक्सपो रहा है। संगारेड्डी की आवाम का और यहाँ के ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है यहाँ पर, और गैर मामूली जो है हमको इसका रिस्पांस यहाँ दिखा है। और हम 2024 में इरादा कर रहे हैं कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम एक्सपो करवाएं, जैसे कि हमारे आने वाले जो है टाइम पे इंशाल्लाह ताला महबूबनगर है, निज़ामाबाद है, खम्मम है और आपके करीमनगर, वरंगल है, ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जो है टारगेट करे हैं।
उसी तरीके से 10 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद लास्ट में एक हमारा मेगा एक्सपो जो कि हम नेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं हैदराबाद में, इंशाल्लाह वो भी हमारा जो है होगा। हम ये चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स आपस में एक चेन बने और आपस में मिलकर जो है एंड यूज़र तक प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ता अच्छी क्वालिटी में पेश करें, ये हमारा एक मकसद है। जी, हमारे साथ रिफा चैम्बर्स की जो है ना और दूसरे लोग भी है, टीम भी है, और ख़ास साथ अपने साथ जो है ना मिस्टर उस्मान यूसुफ अली खान साहब है। आइए उनसे भी तफसीलात हासिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस संगारेड्डी में जो ये बिज़नेस एक्सपो रखे गए हैं आप लोग, और इसके साथ साथ रियासत में और ज़िले में भी आप लोग करने वाले हैं, या फिर आपके जो है ना और आगे एक्टिविटीज़ क्या रहेंगे, और जो है ना मेन जो बिजनेसमैन हैं उनको मेन इससे क्या फ़ायदा होना? देखिए, ये आज जो संगारेड्डी में ये एक्सपो हमने रखे हैं, इसके जो मकासद हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस तरह के बड़े इवेंट्स के ज़रिए से नौजवानों में ख़ास तौर पर बिज़नेस का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होना, नौकरी के बजाय बिज़नेस करने का शौक़ पैदा होना। दूसरे, जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, वो यहाँ आके देखने से इस तरह के मुख्तलिफ मल्टीपल किस्म के बिजनेसेस यहाँ पर हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, या किसी के साथ कोलैबोरेट होकर भी वो जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ शोकेस किया है, तकरीबन 60 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। हैदराबाद से भी तकरीबन 20-25 लोग यहाँ पर आके स्टॉल्स लगाए। तीसरा ये है कि जो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं, हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे थे कि वो आएँ, अपने बिजनेस को तमाम अज़ला के अंदर फैलाएँ, स्केल अप करें अपने बिजनेस को, इसके लिए। और फिर चौथी चीज़ ये है कि बड़े पैमाने में हम चाहते हैं कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारुफ हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े और एक बेहतरीन नेटवर्क हमारा कायम हो, क्योंकि रिफा अब इस वक्त हिंदुस्तान के 20 स्टेट्स के अंदर काम कर रही है। और ये इवेंट्स के अलावा माहाना हमारे पास वीकली या मंथली रेगुलर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बिजनेसमैन की नेटवर्किंग मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को रेफरल्स के ज़रिए से बिज़नेस को मजबूत कर रहे हैं और बिज़नेस को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम। फिर इसके अलावा रिफा का एक डिवीज़न इंटरनेशनल बिजनेस भी है, तो हम आलमी सतह पर भी जो एक्सपोज वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा पिछले साल बांग्लादेश को हमारा एक टूर गया था, दुबई एक वफ्द गया था, और अभी इस महीने में रियाद में एक बहुत बड़ी एक्सपो होने जा रही है Q5 में, उसमें भी रिफा की तरफ से पार्टिसिपेशन है और एक इंटरनेशनल लेवल की B2B मीटिंग रियाद में होने जा रही है। अपने व्यूअर्स को आप क्या बोल जी, अभी नाज़रीन को आप मतलब आपके रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जो है ना कैसा ये लोग अप्रोच हो सकते हैं स्टॉल लगाने के लिए, उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो वो तफसीलात अगर बताएंगे तो जो है ना व्यूअर्स का भी जो है ना फ़ायदा होगा। नाज़रीन जो है हमारे से बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो एक तमाम रियासतों 20 रियासतों में हम मौजूद हैं। हमारी एक वेबसाइट है, रिफा कनेक्ट के ज़रिए से आप कभी भी, जो आदमी बिज़नेस करना चाह रहा है वो भी, जो बिज़नेस कर रहा है और किसको कोई मसाल है वो भी, और कोई इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है वो भी, हर किस्म के नाजरीन जो है हमसे राब्ता पैदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.rifa.org, और उस वेबसाइट पर रिफा कनेक्ट एक है, उसके ज़रिए से आप जो है हम तक पहुँच सकते हैं। 24/7 आप कभी भी अपना सवाल उस पर रख दीजिए, 12 घंटे में हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी क्यूरीज का जवाब देंगे। तो जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो भी जुड़ें, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी जुड़ें, जो अपने बिजनेस को मजीद नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं वैसे लोगों को भी मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इससे जुड़ जाएं, ताकि आप मुल्क भर का एक मजबूत जो है झत्ता बन सके और इस मुल्क की मईशत में एक बड़ा रोल, बड़ी तब्दीली हम सब मिलकर जो है ला सकें। शुक्रिया साहब। आप ये हमारे साथ जो है ना रिफा चैम्बर्स के जो है ना मेंबर्स बात कर रहे थे। अभी ये हमारे साथ जो है ना जुड़े हुए हैं बाबा मोहिद्दीन साहब, जो सेक्रेटरी है और जो है ना मेंबरशिप प्रमोशन ड्राइव के जो है ना इंचार्ज भी है। तो इसमें मेंबरशिप लेने के लिए कैसा मतलब जुड़ना चाहिए, आपसे अप्रोच होना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें मेंबरशिप के लिए आसान तरीका ये है कि अभी जो rifa.org जो है ना, उसमें हम जाएंगे तो उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसके अंदर मेंबरशिप का एक पूरा सा सिस्टम है, उस पर आप जा सकते हैं। तो मेंबरशिप जुड़ने से क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बिज़नेस हमारा डेवलप होता। और इसकी जो मेंबरशिप फ़ीस है तो ईयरली 3000 है और 2 ईयर्स के 5, तो इसके कैटेगरीज है, कई कैटेगरीज है, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स है। और आज हम जो संगारेड्डी में यहाँ पे आए थे तो करीब हमारे 15 मेंबर्स हमारे भी यहाँ पे न्यू मेंबर्स के लिए एप्लीकेशन दिए है कुछ लोग, और जिनके रिन्यूअल्स होना था उन लोगों ने भी करीब 10, तो मतलब 25 आदमी का हमारा यहाँ पे टारगेट आज अल्हम्दुलिल्लाह रीच हुआ। तो इसी तरह
हैदराबाद के मेंबर्स भी काफ़ी हैं, यहाँ के मेंबर्स भी हैं। तो मेंबरशिप से एक फ़ायदा ये है कि हमारा जो बिज़नेस है, मतलब रिफ़ा का जो बिज़नेस है, रिफ़ा के इंटरनल में पहले उसका प्रमोशन होगा। इंटरनल के जो मेंबर्स हैं उनको पहले बेनिफिट होगा उसका, मेंबर्स को पर्टिकुलरली, उसके बाद में कहीं बाहर जाएगा। तो मेंबर्स डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुमताज़ व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर नाकिद रज़ाक़ी 48 साला दरीना अदबी व शहरी खिदमात के ज़िमन में एक तहनीती तक़रीब मुशायरा मैकश हॉल ईदी बाज़ार में मुनक़िद हुआ। डॉक्टर फ़ारूक शकील, जनाब मुश्तबा फ़हीम साहब, जनाब वाहिद अली ख़ान एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी ने मुखातिब किया। डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर नाकिद रज़ाक़ी की 48 साला दरीना अदबी व शेरी खिदमात के ज़मीन में एक तहनीती तक़रीब व मुशायरा मैकश हॉल ईदी बाज़ार में मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत डॉक्टर फ़ारूक शकील ने की, जबकि मुशायरे की सदारत डॉक्टर नाकिद रज़ाक़ी ने की। जनाब मुश्तबा फ़हीम, जनाब वाहिद अली ख़ान एडवोकेट, मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी ने अपने मुश्तरका खिताब में डॉक्टर नाकिद रज़ाक़ी की अदबी शेरी खिदमात की सताइश की। शाहिद अदीली, नूरुद्दीन अमीर, सैयद जुनैद हुसैनी, जहांगीर ख़यास, तशकील अनवर रज़ाक़ी ने कलाम सुनाया। सोहेल अजीम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जैसे अभी मौलाना ने जो कहा, बिल्कुल ही सादी तबीयत है और बात भी कम करते हैं, बस जब करते हैं तो बहुत ही वजनदार बात करते हैं। करते हैं तो हाँ, कि एक तो आपके वालिद मोहतरम हज़रत तालिब रज़ाक़ी साहब उस दौर में वे हैदराबाद के उन शोरा में शुमार था जो जिनकी जैसे हज़रत नज़ीर अली अदील साहब, तालिब रज़ा साहब, खैरात नदीम साहब, ये शोरा थे जो एक अपना हैदराबाद की अदबी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हुए थे। और उसके बाद सिलसिले चलते रहे, मुशायरों में मुलाकात होती रही और मुलाकात भी इस कदर रही कि उस दौर के असातिज़ा में याद आते हैं वो लोग जो गुजरते हैं। अच्छा मौसम था और गरीब को शोहरत बच्चों से मिली। नवाब उस्मान अली खान के पोतरे प्रिंस सादत जा बहादुर था और गरीब की 82 में वहाँ पर फेरिस बनना शुरू हो गई थी। मेरे कहने पे फना फना को बुलाना है के, उसमें बहुत सारे असातिज़ा को भी लेके जाता था। मैं गाड़ी का बंदोबस्त होता था, रात में खाना देता था। नाश करूँगा कि उन्होंने बात जब भी करते वज़न की करते आ जाएगा, ना सोचो ना समझो ना लफ्ज़ों को तोलो, मुँह में ज़बां है तो कुछ तो बोलो। रूए खाते साहब का शेर है। तो और मसरूर आबिदी फाजिल जिसने लाखों नेमतें दी हैं, ना हो मायूस फाजिल जिसने लाखों नेमतें दी हैं, कल उस मालिक को क्या मुश्किल है देना एक जन्नत का। ये एक हमदिया अशार मैंने इसलिए पेश किए कि नाकिद रज़ाक़ी साहब मुस्तफा फ़हीम अभी भी जा यहाँ देखिए सब, इधर देखिए शकील शकील भाई आ जाए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।